ओके, तो ये बिगनर्स के लिए है, क्योंकि ये ऑफलाइन बैच है हमारी, तो इसको मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़िए। तो होमवर्क हो गया आप लोगों का? चेक हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? सब बढ़िया? ठीक है, तो आज चूंकि बेसिक चीजें लगभग हो ही गई, तो आज हम क्या शुरू करने वाले थे? टेंस ना? ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी डाल दिया जाए, राइट? काफी सारे बच्चे बोले थे सर टेंस के लिए, राइट? तो भी आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? चलिए, तो सबसे पहले हम आप समझते हैं टेंस को, ठीक है? थोड़ा सा टेंस के बारे में जानते हैं। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टेंस, तो यू कैन सिंपली आंसर टेंस is a verb form. Tense is a verb form. ठीक है बेटा? टेंस क्या है? वर्ब की एक फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की एक फॉर्म है। क्लियर? अगर हम दूसरी डेफिनेशन किसकी बात करें तो होगा टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या है बच्चों? किसी भी एक्शन का क्या है? टाइम। क्लियर? ओके, टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। डेफिनेशंस बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा रिलेट हम आप जिसको कर सकते हैं ये वो दो डेफिनेशंस हैं। पहले कि टेंस एक वर्ब फॉर्म है, दूसरी टेंस क्या है? किसी भी एक्शन का टाइम शो करती है, समय। क्लियर? अब थोड़ा सा इसकी एटमोलॉजी के बारे में हम आप जानते हैं, ठीक है ना, कि ये शब्द कहां से लिया गया है, राइट? आइए, इट इज इट यहाँ किसके लिए है दोस्तों? बच्चों, टेंस के लिए। क्लियर? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम the Latin word, it is derived from the Latin word tempus, which means in English time। जैसे इंग्लिश भाषा है वैसे ही लैटिन भी क्या है? एक लैंग्वेज। क्लियर? तो जो टेंस शब्द है बच्चों, वो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? टाइम, और हिंदी में समय। ठीक? यहां तक कोई इशू नहीं है ना? अब इसके बाद हम आप सीखेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेशन, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट जब हम आप करते हैं तो उसके कुछ अ, तरीके हैं, उसके कुछ उसका एक सिस्टम होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है कि वह आम खाता है, तो फर्दर मैं इस सेंटेंस को बोल सकता हूं वह आम नहीं खाता है, राइट? मतलब नेगेटिव फॉर्म। फिर मैं बोल सकता हूं इंटरोगेटिव में, क्या वह आम खाता है? फर्दर मैं कह सकता हूं क्या वह आम नहीं खाता है? फिर मैं ये कह सकता हूं वह आम क्यों खाता है, कब खाता है, कहाँ खाता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, राइट? फिर मैं इसी का नेगेटिव बोल सकता हूं कि वह आम क्यों नहीं खाता है। क्लियर? तो किसी भी सेंटेंस को बेसिकली अगर हम आप देखें तो वो 6 तरीके से बन सकता है, और ट्रांसलेशन में बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज होगा, इंपरेटिव का यूज होगा, ठीक है, असर्टिव का होगा, इंटरोगेटिव का होगा। लेकिन जब हम आप टेंस की बात करते हैं, स्पेशली टेंस की बात करते हैं, जिसमें हम आप सिंपल प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक की, अगर यहाँ तक की अगर जर्नी की हम आप बात करें, तो यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कौन कौन से?
एक असर्टिव और एक इंटेरोगेटिव, राइट। और आपको बेटा पहले ही जब सेंटेंस बताया जा रहा था तो आपको बताया गया है कि असर्टिव इंटेरोगेटिव इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का प्रकार है। एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव विच इज ऑल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये फॉर्म होती है, ये कोई प्रकार नहीं है सेंटेंस की, राइट। एंड एवरी सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दुनिया का हर सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, क्लियर। तो आइए अब हम आप देखते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन। रूल ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद के नियम, क्लियर। तो इसमें हम आप ये देखेंगे कि बच्चों के हम सब्जेक्ट कब रखेंगे, वर्ब कब रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ठीक ना। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन में हम ये देखेंगे कि एक सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, राइट, ताकि वो सही हो सके, क्लियर। एकदम बेसिक चीज, एकदम स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। शिवांश, वीर और आयुष, तुम्हें सभी कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहला मेरे साथ नोट करते रहिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पे स्टार बना लेना है, ठीक है। प्लस अभी मैं समझाऊंगा क्यों स्टार बना हुआ है, ठीक है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ओके। दूसरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्लियर। अब ये जो दोस्तों रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, ये किसका है, ये असर्टिव सेंटेंस का है। किसका है, असर्टिव सेंटेंस का, क्लियर। अब सेंटेंस क्या है इसको बखूबी आप लोग जानते हैं, बहुत डिटेल में आपको बताया गया है, राइट। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, राइट। प्लेलिस्ट जाके चेक करिए सेंटेंस वाली वीडियो, ठीक है ना, वहां पर असर्टिव इंटरोगेटिव पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, फिर से। अब ये जो पहला है दोस्तों, देखिए इसमें नॉट नहीं लगा ना, तो नो नेवर नॉट ये सब ना लगा हो तो इसका मतलब उसकी जो फॉर्म होती है वो पॉजिटिव होती है, लगी होगी तो नेगेटिव होती है। इसका मतलब जो पहला रूल ऑफ ट्रांसलेशन है वो असर्टिव सेंटेंस का किस फॉर्म के लिए है, पॉजिटिव फॉर्म के लिए, और दूसरा असर्टिव सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म के लिए है, राइट। थर्ड, तीसरा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, राइट, क्लियर बेटा। क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक बेटा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव में पहला एक प्रकार आपने पढ़ा होगा एस्नोटाइप, क्लियर, एस्नोटाइप, जिसमें आपने ये देखा होगा बेटा कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा क्या शब्द से शुरू होते हैं, और अंग्रेजी के जो वाक्य होते हैं वो ऑक्सिलरी से, किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, राइट, किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, कंफर्म। और लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, कंफर्म, ओके। बेटा थोड़ा कह दो कि स्लो बोलेंगे, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज क्वेश्चन वर्ड, नॉट डब्ल्यूएच, क्वेश्चन वर्ड
क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सिक्स्थ, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। राइट। और ये दोनों है दोस्तों WH टाइप के लिए। इंटरोगेट का दूसरा प्रकार क्या है? WH टाइप। राइट। तो जिसमें से पहला जो है मतलब पांचवा WH टाइप का, ये दोस्तों प्रकार कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का WH टाइप। ठीक है। और फॉर्म क्या है? पॉजिटिव। लेकिन जब सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव का नेगेटिव होगा, WH टाइप का नेगेटिव होगी फॉर्म सेंटेंस की, तब हम इस रूल से चलेंगे। मतलब कहने का मतलब सबसे पहले क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जो आए होगा, क्योंकि WH में आप जानते हैं बेटा, हिंदी की जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। अभी लिखूंगा तो बहुत मारूंगा। अभी समझ में नहीं आया क्या? डेली समझाना पड़ता है। मेरी बात समझ रही है बेटा? WH टाइप में जो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं, वहां पर जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये वाक्य के बीच में आते हैं। वाक्य के बीच से मतलब ये है कि स्टार्टिंग में ना आए बस, चाहे सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आ जाए, उसको हम मिडिल ऑफ द सेंटेंस ही कहेंगे। क्लियर? जैसे वह बाजार क्यों जाता है, वह बाजार कब जाता है। राइट। तो यहाँ पर क्या, कब, क्यों, कहाँ आ रहा है? वाक्य के बीच में आ रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो समझ जाइएगा वो WH इंटरोगेटिव का WH टाइप है। ठीक है। अगर इसके साथ बेटा नहीं, ना, कभी नहीं, ये सब लगा है, तो समझ लेना फॉर्म नेगेटिव है। नहीं लगा है तो पॉजिटिव है। क्लियर? अब WH टाइप का अगर अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस होगा, तो आप अच्छे से जानते हैं, हमेशा दुनिया का कोई भी सेंटेंस WH का होगा, इंटरोगेटिव के WH टाइप का, तो स्टार्टिंग उसकी हमेशा WH वर्ड से, मतलब क्वेश्चन वर्ड से होती है, और लास्ट में पंक्चुएशन के तौर पे क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्लियर? यहां तो कोई समस्या नहीं है ना? सेंटेंस में बता ही गया था। पता है ना क्यों आशीष? ओके। तो ये क्लियर है बेटा? ठीक है। अब इसके हम आप आगे चलते हैं। राइट। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते चलिए। ठीक ना? क्या हुआ आशीष? डरे हो? क्या हुआ? कोई दिक्कत? अच्छा, मजा आ रहा है? चलो बढ़िया। ठीक बच्चों, अब हम आप देखेंगे काइंड्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? काइंड्स के बारे में। ठीक है। तो आप अच्छे समझ लीजिए, जब बच्चों से जनरली ये पूछा जाता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उनका आंसर होता है 12। क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। उसमें दो चीजें हमको आप समझ लीजिए, एक तो बेटा काइंड, और एक होता है आस्पेक्ट। क्लियर? आइए, if anyone asks you how many kinds of tenses or how many tenses, right? तो we have 3 tenses. कितने होते हैं? 3, right? The first one is present, the second one is past, and the third one is future. Clear? प्रेजेंट का मतलब बच्चों जो अभी इस समय हो रहा है। ठीक है, ये प्रेजेंट है। जो हो चुका है मतलब जो टाइम बीत गया है, उसमें हमने जो कुछ किया है वो सब क्या है? पास्ट है। और अभी आगे जो कुछ होगा हमारी लाइफ में, या जो आगे हम करेंगे, वो हमारी प्लानिंग हो सकती है, वो हमारा मतलब डिसीजन भी हो सकता है। राइट?
आगे मतलब फ्यूचर में हम आप जो करने वाले हैं अपने आने वाली अपकमिंग लाइफ में जो कुछ भी करने वाले हैं वो क्या होगा बेटा, हमारा फ्यूचर होगा। कंफर्म? अब यहां से समझिएगा बेटा, देयर आर, लिख रहे हैं आप लोग ना? ठीक है। 3 टेंसेज, देयर आर 3 टेंसेज and each tense has 4 aspects, right beta? There are 3 tenses and each tense has 4 aspects. कुल कितने टेंस है दोस्तों? 3 टेंस है और हर टेंस कितने एस्पेक्ट रखता है? ठीक है, हर टेंस 4 एस्पेक्ट्स रखते हैं अपने आप में, राइट? मतलब टेंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 टेंस हमारे पास, और हर टेंस के कितने एस्पेक्ट होंगे बेटा? 4 एस्पेक्ट्स होंगे, राइट? हर टेंस के, कंफर्म? तो ये 3 टेंसेस हो गए, क्लियर? अब हम आप बात करेंगे 4 एस्पेक्ट्स की, क्लियर? तो द फर्स्ट वन इज indefinite, the second one is continuous, and the third one is perfect, and the fourth one is perfect continuous. क्लियर बच्चों? यहां तक कोई इशू नहीं है ना? टेंस कितने होंगे? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एस्पेक्ट्स कितने हैं? हाँ, सबके हर टेंस के ये 4 एस्पेक्ट्स होंगे, मतलब ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अब ये जो एस्पेक्ट्स हैं दोस्तों, इन्हीं के बेसिस पर हम मतलब इनका इन सब का कंफर्म है एस्पेक्ट्स का ये कौन सा टेंस लेंगे, राइट? ठीक है ना? टाइम ये डिसाइड करेंगे, कॉन्सेप्ट का नाम ही होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, टाइम एंड टेंस। क्लियर ना? टाइम एंड टेंस ये चैप्टर का नाम होता है, लेकिन लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ टेंस पढ़ेंगे, टाइम को भूल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान देना, टेंस का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म। टाइम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये क्या है? ये वर्ब की फॉर्म नहीं है, ये टाइम है, ठीक है? और जो एस्पेक्ट्स होते हैं ये क्या करेंगे? ये वर्ब की फॉर्म्स बताते हैं, मतलब V1 लगेगा कि आईएनजी लगेगा, V4 लगेगा, क्या लगेगा, राइट? तो ये टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है? टाइम है। वर्ब की फॉर्म्स किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी? एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इतना क्लियर है? तो अगर इंडेफिनिट एस्पेक्ट हमारा, ठीक है ना, तो इंडेफिनिट में अब यहाँ पर एस्पेक्ट, ओवरऑल एस्पेक्ट की हम आप बात करें, मतलब चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो इंडेफिनिट जो एस्पेक्ट है इसमें देखिए बेसिकली कितने कौन कौन सी वर्ब यूज होंगी? पहला तो V1, V2 और V5। V1 V5 यूज होगी दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में, V2 यूज होगी पास्ट इंडेफिनिट में, और V1 यूज होती है मेनू की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में। समझ में आ गई बात? इस तरीके से अगर कॉन्टिन्यूअस हमारा एस्पेक्ट है, मतलब कोई भी टेंस किसमें है? कॉन्टिन्यूअस में है, तो वो एक वर्ब लेगा हमेशा V4, जिसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं। क्लियर? अगर एस्पेक्ट परफेक्ट है हमारा तो वो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म कैरी करेगा अपने साथ, राइट? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। क्लियर? और अगर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों, क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वो भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, यानी कि V4। क्लियर है? इतना ठीक है? मतलब इंडेफिनिट है तो उसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास, V1, V2 और V5। कॉन्टिन्यूअस है, एक ऑप्शन, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज V4। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो V4। चाहे जो हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे जो हो, सब में V4 आएगा। कंफर्म?
ये डिसाइड हो गया ना, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं और फिर आज की क्लास हम फिर यहीं पे ब्रेक करेंगे, राइट? क्योंकि धीरे धीरे हमको समझना है, डेप्थ में जाके समझना है, ठीक है ना, चीजों को मगअप नहीं करना है, राइट? इससे पहले सारी चीजें एकदम क्लियर है ना, वैसे टेंस भी हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है? तो इंडेफिनिट, ये चीज समझ लीजिए, इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि देखो, अगर मैं क्या फिर से वही जो मैं आपसे ऑफलाइन में कहता हूँ, अभी भी आपकी ऑफलाइन ही क्लास है, तो मैं सिर्फ एक बार फिर से आपको ये रिकॉल कराना चाहता हूँ कि हिंदी को हम आप माध्यम बनाएंगे, पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो जाना है, क्योंकि हम एक ऐसी लैंग्वेज टारगेट कर रहे हैं जो कि कई भाषाओं का मिक्सअप है, राइट? इसको समझने के लिए एक मेच्योरिटी चाहिए, एक डिप्थ चाहिए, जो कि आपके अंदर है, उसको यूज करना है, राइट? हिंदी का हमको सहारा लेना है, कॉन्सेप्ट हमको इंग्लिश में ही क्लियर करने हैं, राइट? तो हम यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे हिंदी और इंग्लिश को, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किस में करने हैं हमको? इंग्लिश में ही। समझना किस में है? हिंदी में, ताकि अच्छे से हम उसको समझ सकें, ठीक है? तो इंडेफिनिट का मतलब होता है दोस्तों कि इंडेफिनिट में जिस एक्शन की हम आप बात करेंगे वो फ्रीक्वेंट होगा या तो फिर परमानेंट कैटेगरी का होगा। फ्रीक्वेंट का मतलब ऐसा एक्शन जो होता है फिर सस्पेंड हो जाता है, होता है फिर सस्पेंड मतलब अब नहीं हो रहा है। जैसे आप खाना खाते हैं, क्या हमेशा खाते हैं क्या? नहीं ना, खाएंगे, भूख मिटेगी, फिर वो काम बंद हो जाएगा ना, मतलब वो काम सस्पेंड हो जाएगा, फिर थोड़ी कुछ समय बाद खाएंगे, फिर नहीं खाएंगे, राइट? कुछ ऐसी चीजें। तो फ्रीक्वेंट एक्शन होता है, सस्पेंड होगा बीच में, फिर होगा, फिर बीच में सस्पेंड होगा, ऐसे, राइट? इसमें आपके जो हैबिट्स होती हैं, डेली रूटीन्स हैं, राइट, वो बेटा फ्रीक्वेंट एक्शन में आता है। किसमें आता है? फ्रीक्वेंट एक्शन में आता है, राइट? तो इंडेफिनिट जो है, ये तो वो फ्रीक्वेंट एक्शन की बात करेगा, ये तो फिर परमानेंट एक्शंस की बात करेगा, राइट? अब वो डिसाइड ये करेगा कि वो टाइम कौन सा होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये बात की बात है। मैं अभी आस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, आस्पेक्ट में जो इंडेफिनिट है, ये तो परमानेंट कैटेगरी के जो एक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, परमानेंट एक्शन है, पहले भी सूर्य भगवान पूरब में उगते थे, आज भी उग रहे हैं और आगे भी उगेंगे, राइट? मैंने कहा ना, मतलब टाइम बदलेगा तो उस हिसाब से टेंसेस एस्पेक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे ना। चेंज होने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में, फ्यूचर में, वो डिपेंड ये करेगा कि टेंस हमारा कौन सा यूज हो रहा है वहां पे। टेंस का मतलब वर्ब फॉर्म, वर्ब का फॉर्म का मतलब ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है, टाइम को शो करता है और एस्पेक्ट वर्ब की फॉर्म को, और इन सबको मिलाकर टेंस बनेगा। क्लियर? जिसको जैसे तभी तो कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टाइम एंड टेंस, देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड टेंस, और हमको दोनों पढ़ना है कि टाइम क्या है और टेंस क्या है, तब जाकर हम आप सही से समझ पाएंगे, ठीक है? अब कॉन्टिन्यूस में क्या होता है बेटा? कॉन्टिन्यूस में एक्शन जो हैं वो ऑन गोइंग की कैटेगरी में होंगे, मतलब इन प्रोग्रेस होंगे, उन पर काम होता होगा, मतलब वो कंप्लीट की श्रेणी में नहीं आएंगे, इनकम्प्लीट में रहेंगे। जो कॉन्टिन्यूस होता है बेटा, क्या उसके एक्शंस क्या होंगे? इनकम्प्लीट होंगे, मतलब वो पूरे नहीं होते हैं, राइट? जैसे तुम लिख रहे हो, क्या ये पूरा है? इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि भी जो आप लिख रहे हो वो पूरा नहीं हुआ, आप कंटिन्यूसली बस, आपका जो काम है वो इन प्रोग्रेस है, मतलब उस पर काम जारी है, ऑन गोइंग है, हो रहा है, राइट? तुम लिख रहे थे, क्या पूरा हो गया क्या? नहीं। तो जो कॉन्टिन्यूस है बेटा, ये इनकम्प्लीट एक्शन को शो करता है, विच इज इन प्रोग्रेस, विच इज इन प्रोग्रेस, जो अभी प्रोग्रेस में है, जिस पर काम हो रहा है, जो जिस पर काम जारी है, ठीक है? परफेक्ट एस्पेक्ट में बेटा ऐसे एक्शंस आते हैं जो कंप्लीटनेस को शो करते हैं। किसको शो करते हैं बच्चों? कंप्लीटनेस को, मतलब काम पूरा हो चुका है। जैसे तुमने खाना खा लिया है, तुम चले गए हो, ऐसा कुछ, राइट? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा ना? तो परफेक्ट का मतलब ये कि दैट एक्शन विच इज कंप्लीट इन स्टेट, राइट? जो क्या है, पूरी तरीके से एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, वो परफेक्ट में होता है। कंफर्म? इसलिए हम वर्ब की कौन सा फॉर्म लगाते हैं बच्चों? थर्ड फॉर्म। कंफर्म? अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। कभी कभी बच्चों को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाता है जिससे वो झेल जाते हैं, बताने लगे तो बता दिया, अब बच्चा झेल रहा है जिंदगी भर। क्या?
परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि कभी कभी कि जैसे ऐसे ऐसे एग्जांपल्स की, जैसे मान लीजिए 10 रोटी बन रही है ना, तो 10 में से 4 बन गई है, इसलिए क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। समझना मेरी बात को। और अभी 6 बनना बाकी है, उस पर काम चल रहा है, इसलिए क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। और इस तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताते हैं लोग, जो कि टोटली इलॉजिकल है। देयर इज नो लॉजिक इन इट, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे मान लो सेंटेंस कहा जा रहा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये 2 घंटा तभी बोला जाएगा ना जब ये 2 घंटा कंप्लीट हो चुका होगा। सीधी सी बात है ना। अगर कोई 8 बजे से पढ़ रहा है, 10 बज गए, तभी तो कहा जाएगा कि 2 घंटे से पढ़ रहा है। ये कह दिया गया कि वह सुबह से पढ़ रहा है, तो जब ये कहा जाएगा कि वह सुबह से पढ़ रहा है, ये टाइम कोई भी हो सकता है, ये दोपहर हो सकती है, शाम हो सकती है, रात हो सकती है, लेकिन ये सुबह नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर सुबह ही है तो हम ये क्यों कहेंगे कि वो सुबह से पढ़ रहा है? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो समझना यहाँ पर परफेक्ट कंटीन्यूअस बेटा होता क्या है कि 2 चीजें समझिएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब हालांकि जब इस पे आगे डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पर एक ओवरऑल आइडिया ले लीजिए ताकि आप समझते हैं, राइट। परफेक्ट कंटीन्यूअस दोस्तों बच्चों 2 चीजें होती हैं। पहली, इसमें टाइम का कंप्लीटनेस शो होता है। किसका? टाइम का कंप्लीटनेस शो होता है, और एक्शन का इनकम्प्लीटनेस। तो टाइम का कंप्लीटनेस होता है, इसलिए इसको परफेक्ट कह दिया हमने, और एक्शन का इनकम्प्लीटनेस हो रहा है, इसलिए हमने क्या कह दिया, कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस में आप जानते हैं एक्शन इनकम्प्लीट होता है। तो जैसे कहा गया कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब पढ़ने वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी पढ़ रहा है, लेकिन 2 घंटा वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो 2 घंटा 2 आवर्स, आवर्स क्या है, टाइम है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बच्चों टाइम का कंप्लीटनेस होगा और एक्शन का इनकम्प्लीटनेस। अब बताइए, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं। इतना आप चीजों को रिकॉल कर लीजिएगा। होमवर्क के तौर पर आप ये कि जो भी चीजें आप आज आपको बताइए, समझाएंगे, कल इसका एक क्विक रिवीजन होगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है? तो इसको पूरी तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? और लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है? तो हम आप चलते हैं, आज की क्लास हमारी यहीं पे ब्रेक होगी, ठीक है? अब इसके आगे हम आप कल देखेंगे, ठीक है? ओके।